हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेन टारगेट है गुप्त काल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, अंत तक देखना है। देखिए, बात करता हूँ गुप्त साम्राज्य के उदय की। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था, याद रखना। और प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पे हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करूं तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, ये याद रखना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो श्री गुप्त रहा था 240 से लेके 280 ईस्वी तक रहा था, याद रखो। अच्छा, जो श्रीगुप्त था इसका उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच। घटोत्कच जो कि 280 से लेके 320 ईस्वी तक ये रहा था। दूसरी चीज, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ये गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी महान सम्राट था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और इसकी जो शादी हुई थी लिच्छवी राजकुमारी, है ना, लिच्छवी राजकुमारी देवी से इन्होंने विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी देवी थी जिसके साथ इसने विवाह किया था। और इसने जो चंद्रगुप्त प्रथम था महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, याद रखना। अगर आप लोगों से पूछे गुप्त संवत की शुरुआत, तो 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो हुआ था समुद्रगुप्त। कौन हुआ था? समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी हुआ था, ये याद रखना। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। इससे रिलेटेड समुद्रगुप्त को, है ना, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के काल से एक घटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। आपसे पूछेगा हरिसेन किसके दरबार में रहता था? तो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने इलाहाबाद प्रस्ती लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त जो था ये विष्णु जी का उपासक था। ये भी पूछ सकता है किसका उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, याद रखना। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था। और आपने देखा होगा इसके द्वारा जो जारी सिक्के थे उस पर वीणा वादन करते हुए इसे दिखाया गया है। ठीक है ना। चलिए, तो इसने विष्णु, है ना, इसने विष्णु की जो उपासना है, पूजा, वो की थी। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी अश्वमेध कर्ता की। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी है, इसके द्वारा और भी उपाधि धारण की गई थी। वो एक विक्रमक की उपाधि धारण की गई थी। विक्रमक की उपाधि धारण की गई थी। और समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता था। आपसे पूछ सकता है कविराज किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा था 380 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था इसमें इसके दरबार में चीनी यात्री था जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। बौद्ध चीनी यात्री फाहियान, है ना, फहियान इसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और हरिसेन आया था समुद्रगुप्त के दरबार में, ये याद रखना। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जो थे वो चलवाए थे। तो आपसे पूछेगा किस विजय के उपलक्ष्य में, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए? तो वो विजय थी, शकों पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनेगा, किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कुमार गुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त, याद रखना। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त था, ये याद रखना। ये 455 से 467 ईस्वी तक इसने गद्दी पर शासन किया था। ठीक है ना, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो फंस जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर कर देना। चलिए, सबसे पहला सवाल है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था?
तो ये कौन था? ये था आर्यभट्ट। याद रखना, आर्यभट्ट था जिसने खगोल विज्ञान के और गणित के क्षेत्र में महान क्रांति हासिल की थी। आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? जो क्वेश्चन वहां से बचे हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो गुप्त जो शासक थे इनके दरबार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो सही आंसर है वो संस्कृत थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? अभी जस्ट सेकंड मैंने आपको बताया था, शकों को पराजित किया था और इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। आगे बढ़ते हैं। मेहरौली जो कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में कराया गया था? ठीक है ना, तो याद रखना ये चौथी सदी में कराया गया था। चौथी सदी में मेहरौली स्थित दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की कौन सी रचना थी जिसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में की जाती है? तो याद रखना वो थी अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने का श्रेय किस युग को जाता है? गणित में आविष्कार किया था शून्य का, तो गुप्त काल को ही जाता है। गुप्त काल से ही रिलेटेड है शून्य। शून्य की खोज किसने की थी आप लोग बताइए? नागार्जुन, आर्यभट्ट, ठीक है ना, वाराह मिहिर। तो आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बता सकते हैं अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कविराज किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को, क्योंकि वीणा वादन करते हुए इसी ने सिक्के जारी किए थे उन पर। इसका वीणा वादन करता हुआ चित्र जो था वो अंकित किया गया था। आगे, चंद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोप, है ना, सरकोपम कहा गया है? सरकोपम कहा गया है। सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखना ये कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में इसे सरकोपम कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ता हूँ। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता है। ये बी विकल्प आप लोग याद रखिएगा। ये कुमार गुप्त प्रथम जो था ये उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय का, याद रखो। और इसका कुमार गुप्त का भी उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच। घटोत्कच जो था, और इस वंश का जो महान प्रतापी शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो किस स्थान पर? ठीक है ना, सवाल नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो सही आंसर है वो है बोध गया, है ना। श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। बोध गया जो कि बिहार में है, यहाँ इन्हें भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाना था। आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ? सवाल नंबर 13। तो मंदिर निर्माण कला का जो उदय हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल को स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी जाती है। आगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना ये भी। तो ये रूपक कहलाते थे, याद रखना। गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के थे वो रूपक कहलाते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? सवाल नंबर 16। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 16 नंबर के लिए। चलिए सवाल नंबर 17 को करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन या शकों को पराजित करने के बाद। आगे बढ़ता हूं। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं, है ना, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? एक तो मंदिर दान में दिए और एक गांव दान में दिए थे ब्राह्मणों को। तो किस वंश के शासकों ने यह कारनामा किया था? गुप्त वंश के शासकों ने किया था। बी विकल्प राइट है।
आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? तो वो था उज्जैन। याद रखो, ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किन या किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? है ना। तो समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित हुआ V.A. स्मिथ, उन्होंने उसे भारत का नेपोलियन कह दिया था। ऑप्शन डी राइट है। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 21 की। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था स्कंदगुप्त ने। आगे बढ़ता हूं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, है ना, उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो उसका अभिलेख है प्रयाग अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धि का वर्णन दिया हुआ है। आगे, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी गुप्त काल में। ऑप्शन सी राइट है। सवाल नंबर 24 करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया था? तो वो समुद्रगुप्त था, तभी इसे कविराज की संज्ञा भी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जरा बताएंगे। गुप्त राजवंश तो ये अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, तभी इसे, है ना, स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी जाती थी। आगे, अजंता कलाकृतियां संबंधित हैं किससे? सवाल नंबर 26 के लिए बी राइट हो जाएगा। अजंता जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 यानी 27 की तरफ। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सवाल नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। तो राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी। सवाल नंबर 28 करिए। फाहान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से इसमें विवरण नहीं मिलता? तो फो कुओ की में किसका विवरण नहीं मिलता? तो याद रखना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन इसमें नहीं मिलता। आगे, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा था वो राजवंश, गुप्त राजवंश जो हूणों के, क्योंकि स्कंदगुप्त था उस समय जब हूणों ने आक्रमण किया, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये बहुत विचलित था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? मालगीनिमित्रम बिल्कुल लिखा है, ठीक है ना। अभिज्ञान शकुंतलम भी, मतलब विक्रमोशियम भी, ये जानकी हरण इसने नहीं लिखा, इसलिए 30 के लिए बी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ता हूं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ता हूं। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम निम्न में से किससे संबंधित है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? 33 नंबर क्वेश्चन। तो किसने धारण की थी? गुप्तकालीन राजा था विक्रमादित्य की पदवी। सवाल नंबर है 33। एक बार वीडियो को लाइक कर देना। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। आगे, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कुछ विद्वानों ने माना था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के दरबार में रहते थे कालिदास। अजंता चित्रकारी का वस्तु विषय निम्न में से किससे संबंधित था? तो जो अजंता चित्रकारी का विषय संबंधित था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। सवाल नंबर 36 करते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सर्वोत्कृष्ट मंदिर था इसमें देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये मंदिर गुप्त कालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। आगे, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुफा नंबर कौन कौन सी थी जिसमें गुप्त काल में निर्माण कराया गया था? तो 16, 17 व 19 नंबर जो गुफा थी इसका निर्माण गुप्त काल में कराया गया था। आगे, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 38 नंबर सवाल। तो 38 नंबर सवाल का सही आंसर जाएगा रामगुप्त था, जिसने तांबे का सिक्का पहली बार जारी किया था गुप्त शासन के दौरान। आगे बढ़िए। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो ऐरण अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अमर कोश के लेखक अमर सिंह
किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। 40 का डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो ये जो समय या ये जो टाइम है प्रारंभ करने का, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट या जो चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त प्रथम था, इसी को ये श्रेय दिया जाता है। आगे, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? 42 नंबर क्वेश्चन। बाल विवाह यानी बच्चे वाला विवाह, बाल विवाह की जो प्रथा स्टार्ट हुई थी गुप्त काल में हुई थी। बचपन में ही जो विवाह कर दिया जाता है, बी विकल्प राइट है। आगे बढ़िए। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑलरेडी बता चुका हूं। जो फाहान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरिसेन की बात की थी तो मैंने समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, जिसे गोल्डन एज भी बोलते हैं, गोल्डन एरा भी बोल सकते हैं, किस युग को कहा जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ता हूं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? स्वर्ण इसे कहा गया है, स्वर्ण युग। तो याद रखना, सोने के सर्वाधिक जो सिक्के थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था, जिसे यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था? 46 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना है ये, और ये रचना आपको याद रखनी है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ था। आगे, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, इसी में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। 48 नंबर क्वेश्चन। फाहान कहाँ का निवासी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फाहियान था ये कहाँ का निवासी था? सवाल नंबर 48 है ना। तो मैंने बताया था चीन का यात्री था ये, चीन का बौद्ध यात्री। आगे बढ़िए। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? 49 नंबर क्वेश्चन। तो ये वाकाटक वंश का संस्था, मतलब वाकाटक वंश से संबंधित था, है ना, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन। आगे बढ़िए। 50 नंबर। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 51 करते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की जिसने उपाधि धारण की थी, 51 नंबर क्वेश्चन, वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर 52, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। मिहिर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध था हूण से संबंधित, यानी हूणों से संबंधित। इसके लिए डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और यहाँ याद कराने की इसमें कोशिश करूँगा। आप लोगों से पूछेगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वो था उज्जैन। उज्जैन था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। सिंचाई के लिए गुप्त काल के लोग किसका प्रयोग करते थे? रहट का प्रयोग करते थे, या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग ये करते थे, याद रखो। अच्छा, जो गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान थे, श्रेणी के प्रधान, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें ज्येष्ठक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, जो भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था गुप्त काल में। जो ग्राम के समूह की छोटी इकाई थी, गांव के समूह की छोटी इकाई जो थी उसे पैठ कहा जाता था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी गुप्त काल में वो ग्राम कहलाती थी। ग्राम का जो प्रशासक होता था, है ना, ग्राम का जो प्रशासक होता था उसके द्वारा उसे संचालित किया जाता था। और जो ग्राम सभा का मुखिया होता था उसे ग्रामीक नाम दिया जाता था, याद रखना, ठीक है ना। जो अन्य सदस्य थे इस मुखिया के अलावा उन्हें उन्हें कहा जाता था महत्तर, महत्तर नाम से उन्हें जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था गुप्त काल में उसे दंडपासिक नाम दिया जाता था, दंडपासिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को कहते थे चाट और भाट, चाट और भाट कहते थे पुलिस विभाग के जो नॉर्मल अधिकारी थे, कर्मचारी थे। और जो मुख्य अधिकारी था उसे दंडपासिक नाम दिया जाता था, याद रखो। अच्छा, गुप्त काल की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो थी देश। गुप्त काल की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई
जो थी वो थी कौन सी, देश थी, देश, याद रखो इंपॉर्टेंट। जिसके शासक को, देश के शासक को कहा जाता था गोपना, गोपना नाम दिया जाता था इसको। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई इसकी भूक्ति थी, कौन सी थी, भूक्ति भी इसकी एक अन्य दूसरी इकाई थी, याद रखो, ठीक है। और जो आर्थिक उपयोगिता थी इसके आधार पर गुप्त काल में क्षेत्र क्या कहलाता था, तो क्षेत्र वो कहलाता था जिसे कृषि योग्य करने योग्य जो भूमि थी। अच्छा, वास्तु क्या कहलाता था, वास्तु वास करने योग्य भूमि थी। चरागाह भूमि कौन सी थी गुप्त काल में, जहां ऐसी भूमि जो चरागाह यानी चारा योग्य भूमि हो, जहां से चारा वगैरह लाते थे। अच्छा, सिल का उपयोग या सिल क्या कहलाता था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे सिल कहते थे। अप है ना, एक कहलाती थी अपरहत भूमि, अपरहत भूमि ये ऐसी भूमि थी जो जंगली किस्म की होती थी, याद रखो। इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन कुछ जो मैंने आप लोगों को यहाँ से याद करा दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन फंसा तो यहाँ से बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो फंस जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेद का आचार्य कौन था, एक क्वेश्चन और याद कर लो, तो वो धनवंतरी था। धनवंतरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेद का आचार्य था, ठीक है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।